और जो भी आलसी थे वे सुबह जल्दी उठ रहे थे। जो भी बच्चे जिनको कभी किताब पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, वे बच्चे अब ग्रंथालय में जा रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे। जो बहुत निटल्ले होते थे, कुछ काम नहीं करते थे, वो कुछ काम करने लगे थे। ऐसा दिखावा, एक ढोंग चालू था वहाँ पे। तो इस सुजान सिंह जो बूढ़े दीवान थे, उनके समझ में आया कि ये बच्चे दिखावा कर रहे हैं एक दीवानी पद के लिए। तो फिर और एक परीक्षा लेते हैं वे, और वो परीक्षा होती है कि एक समय आता है कि बच्चे बहुत सुस्त हो जाते हैं। उस समय उन्हें लगता है कि चलो आज हम कुछ नया करेंगे, और वो कि आज हम हॉकी खेलेंगे। अब बड़ा सा मैदान था और उस मैदान में अब हॉकी खेलने की उन्हें इच्छा हुई और सब बच्चे राजी हुए, हॉकी खेल रहे थे। और उसी समय उस सुजान सिंह को लगा, दीवान जी को, बूढ़े दीवान को लगा कि यह अच्छा मौका है इनकी परीक्षा लेने का, इम्तिहान लेने का। और सुजान सिंह जो है एक बैलगाड़ी में बहुत सारा जो ज्वारी या फिर गेहूँ, इसका जो माल है, बोरियां, वो भर के उस रास्ते से जाते हैं जहाँ पर वो बच्चे खेल खेल रहे थे, और वो सामने वाले रास्ते से, और ऐसे रास्ते से चलाते हैं उस गाड़ी को कि एक बहुत सारा कीचड़ किसी गड्ढे में है और उस कीचड़ में गाड़ी फंस जाती है। खेलते खेलते बच्चे खेल रहे हैं और सामने वाला एक किसान आदमी गाड़ी चलाता है। चलाते समय गाड़ी का एक पहिया जो इस कीचड़ में धंस जाता है और वो परेशान होता है। वो परेशान था बेचारा बूढ़ा, वो खींच रहा था गाड़ी को, उस पहिए को नीचे उतर कर, जबकि बैलों के वह जो शक्ति है उनकी वह नहीं लग रही थी उस गाड़ी को के पहिए को निकालने के लिए। तो वह पीछे से धक्का देता है, धक्का नहीं बैठता क्योंकि वो बूढ़ा है और शायद वो ढोंग कर रहा होगा, क्योंकि उन्हें उनकी इम्तिहान लेनी थी उन बच्चों की। उन बच्चों में से एक बच्चा देखता है कि ये बूढ़ा किसान है, बहुत देर से परेशान हो रहा है कि उसकी गाड़ी का पहिया अटका हुआ है इस कीचड़ में और उसे मदद करना जरूरी है। बाकी के बच्चे केवल दूर से एक जिस प्रकार सिनेमा या फिल्म देखते हैं उस प्रकार देख रहे थे, लेकिन ये बच्चा भागता हुआ वहाँ पर दौड़ता हुआ चला जाता है, उस किसान की मदद करता है। कहता है, बाबा आप उस गाड़ी को हाँको और मैं पीछे से धक्का देता, यानी कि उस पहिए को निकालता। वो बूढ़ा किसान गाड़ी को हाँकने लगता है, बैलों को भी जोर करने के लिए मजबूर कर देता है, और पीछे से ये बच्चा जो है नीचे उतरता है कीचड़ में। तो उसके घुटनों तक कीचड़ है, यानी कि गड्ढा है, इतना कीचड़ था और गड्ढा था वो। तो वो उस पहिए को धक्का देकर उस पहिए को गोल घुमाकर आगे निकाल कर देता है उस गाड़ी को। और बाबा कहते हैं कि आप बहुत अच्छे लड़के हो, आपके मन में दया है, परोपकार की भावना है, वगैरह वगैरह। तो ये बच्चा कहता है कि आप मुझे क्या देंगे बख्शिश के रूप में? तो बाबा कहते हैं कि आपको जरूर दीवान का पद मिलेगा। लेकिन बच्चे को पता नहीं था कि ये बूढ़ा दीवान है, यानी कि बूढ़ा जो सुजान सिंह दीवान है यही है, यह किसान का भेष धारण कर कर हमारी इम्तिहान ले रहा है। ये बच्चे को पता नहीं था, लेकिन किसान को पता था कि यह बच्चा अपने इस दीवान पद के लिए लायक है। लेकिन बच्चा कुछ देर के लिए उसके मुंह की तरफ देख लेता है, यानी कि चेहरे की तरफ देख लेता है, तो कुछ चेहरा मोहरा ऐसा लगता है जैसे कहीं इन्हें देखा हुआ सा लगता है। और ये सुजान सिंह के आवाज़ के जैसे आवाज़ में आ रही है, या फिर उनका चेहरा भी उनके समान लग रहा है। तो कुछ शक होने लगता है बच्चे को। तो तभी यह किसान वहाँ से निकल जाता है। फिर आगे ये होता है कि दरबार में सभी बच्चों को बुला लिया और उनमें से एक बच्चे को चुन लिया, और वो बच्चा था यही जिसने किसान की मदद की थी। तो दोस्तों, यह प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है, और इस कहानी से तात्पर्य या फिर जो भी बोध लेना है हमें, यही हम ले सकते हैं कि केवल आपको बड़ा पद है या फिर कुछ अच्छा कार्य करते हैं लोगों में या फिर समाज में, आप प्रसिद्ध है, केवल इतना होने से काम नहीं चलता। तो उसमें मनुष्यता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। उसमें जो मनुष्य का या फिर इंसानियत बनने के लिए जो अच्छे गुण होते हैं वो अच्छे गुण होने चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, या फिर इतना ही नहीं बल्कि उसमें दया पहले होनी चाहिए, और सबसे पहले जो दिल होता है वह होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना, निष्ठुर मन वाले व्यक्ति और एक मोम मन वाले व्यक्ति। मोम का मतलब होता है नरम, जिसका दिल नरम होता है, सब हर एक व्यक्ति के लिए पिघलता है,
हर एक किसी के दुख पर उसका दिल पिघलता है, ऐसे व्यक्ति। तो जब ऐसे गुण वाले व्यक्ति होते हैं और वे अच्छे पदों पर होंगे तो वह व्यक्ति और भी कुछ करने के लायक बन जाते हैं और समाज में और भी प्रसिद्ध बन जाते हैं। तो फिर ऐसा ही व्यक्ति उन्हें ढूंढना था, जो व्यक्ति वहाँ पर उन्हें मिला दीवान पद के लिए, और यहाँ पर वह कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी बहुत सुंदर है। अब इस कहानी को हम आपके किताब के माध्यम से पढ़ेंगे जरूर। देखिए, आपकी किताब निकालो आप। कहानी है परीक्षा, प्रेमचंद जी की कहानी है यह। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह, रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो चुके थे, उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय किया कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है, यानी कि मैंने आपकी सेवा 40 साल तक की है। अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करना चाहता हूँ, उसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। और दूसरे, अब अवस्था भी मेरी ढल चुकी है, इसी के कारण राजकाज, ये जो कार्य है राज का, ये संभालने की शक्ति अब मुझ में नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग सकता है। तो इसलिए आप मुझे सारी जिंदगी की नेक कामी इस दाग के कारण मिट्टी में ना मिल जाए, इसलिए आप मुझे इस काम से निवृत्त होना चाहता हूँ। आप निवृत्ति के लिए मुझे हमें एक आदेश दीजिए, या फिर होकार दीजिए, या फिर आपका इनकार नहीं चाहिए। इसलिए वे पूछता है। राजा साहब ने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे राजा साहब, और उन्होंने बहुत ही उन्हें समझाया, लेकिन दीवान ने नहीं माना। और वे कहते कि नहीं, मैं प्रार्थना, इस साहब ने, दीवान साहब ने न मानी, तो हार कर उन्होंने इस प्रार्थना को उन्हें स्वीकार करना पड़ा। किसको? राजा को दीवान की प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा। पर शर्त तो उन्होंने यह लगाई कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हें ही खोज कर देना पड़ेगा। तब मात्र ये परेशान होते हैं और विचार करते हुए एक दिन क्या करते हैं, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में, यानी कि वर्तमान पत्र, न्यूज़पेपर जो भी है, तो प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकालते हैं। विज्ञापन क्या है याद रहने दीजिए। देखिए, उन्होंने विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है, जो सज्जन अपने आप को काम के लिए योग्य समझता है, और वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह से आकर मिले और या फिर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाएं। और यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट ही होना चाहिए, यानी कि बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त वाला ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या है कि मगर उन्हें पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी, और जो महाशय इस परीक्षा में पूरी तरह से उतरेंगे, यानी कि उत्तीर्ण होंगे, तो उच्च पद के लिए उसे सुशोभित किया जाएगा। इस प्रकार का उन्होंने विज्ञापन निकाला। आगे क्या होता है, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी, और ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से चला आया था, कोई मद्रास से चला आया था, कोई नए फैशन का प्रेमी व्यक्ति था, तो कोई पुरानी और सादगी पर ही मिटता हुआ था, यानी कि पुरानी फैशन वाला ही। कुछ बच्चे पुराने फैशन वाले थे, कुछ बच्चे नए फैशन वाले, या फिर बहुत ही प्रेमी ऐसे एक फैशन में आए हुए थे, या फिर कुछ बच्चे मद्रास से आए थे, कुछ पंजाब से आए थे। ऐसे अलग अलग तरीके के या एक अलग अलग गाँवों से, अलग अलग राज्यों से और अलग अलग संस्कृति के बच्चे वहाँ पर आए थे इस विज्ञापन को पढ़कर। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा प्रबंध किया, यानी कि उनके रहने का ठिकाना, रहने का एक ठिकाना, रहने का एक जो सुविधा है वो सुविधा कर दी, और उन बच्चों को 1 महीने तक वहाँ पे रहना था परीक्षा के लिए, और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा उसे फिर वह पद मिलने वाला था। आगे क्या हुआ, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपने बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर अपने जीवन को बुद्धि के अनुसार दिखाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि ढोंग रच रहा था वो। अब कैसे, देखिए आगे है कि मिस्टर अब इसमें बच्चों के नाम नहीं दिए हैं, उम्मीदवारों के नाम नहीं दिए हैं, ब क ऐसे नाम दिए हैं।
मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा के दर्शन करते थे, अर्थात सुबह सुबह जल्दी उठते थे। उषा का मतलब होता है प्रातःकाल, सुबह का समय। मिस्टर ब उन्हें तो हुक्का पीने की आदत थी, हुक्का यानी कि सिगारेट वगैरह या बीड़ी जो भी है, तो उन्हें तो हुक्का पीने की बहुत ही लत थी, परंतु आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगारेट पीते हैं, है ना। वो बाहरी खुलेपन में उन्हें सिगारेट पीने की आदत थी, लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं वो कि दरवाज़ा बंद करके सिगारेट पी रहे हैं। मिस्टर स द ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में उन्होंने दम किया था, ऐसे वाले भी लोग थे, लेकिन ये आजकल मात्र बहुत सज्जन व्यक्ति के समान कार्य कर रहे थे। आप, जनाब, बगैर उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे थे। महाशय को ये तो बहुत ही नास्तिक थे, लेकिन आजकल वे देवालयों में जाकर दर्शन लेते थे या फिर मंदिरों में जाकर ईश्वर की पूजा करते थे। मिस्टर ल किताबों से बहुत घृणा करते थे, लेकिन आजकल मात्र वे बड़े बड़े ग्रंथ खोल कर बैठते थे और उसे पढ़ लिया करते थे। इस प्रकार के इस उम्मीदवारों का जो ढोंग है उनके सामने धीरे धीरे आ रहा था, इस बूढ़े सुजान सिंह के सामने, यानी कि दीवान सुजान सिंह के सामने आ रहा था। वे देख रहे थे उनकी उस ढोंग को। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक फैशन वालों की सूझ की आपस में ऐसा हुआ कि हॉकी का हम खेले हॉकी का खेल हो जाए। उन्होंने कहा कि आज हाँ हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था और यह सब लोगों ने मिलकर मान्य किया, और आखिर इसे अपने पास विद्या है हॉकी खेलने की, तो इसे छिपाकर क्यों रखेंगे, इसके रूप में वे खेलने के लिए राजी हो गए सब, और सब खेलने लगते हैं। खेल शुरू हो गया। गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी थी। अप्रेंटिस का मतलब होता है शिकाऊ उम्मीदवार। जो शिकाऊ उम्मीदवार होता है उसे कोई भी काम लगाता है, ये काम करो वो काम करो। उसी प्रकार जो हॉकी की जो स्टिक होती है उससे गेंद मारी तो गेंद ऐसे ही कभी इधर भाग रही थी, कभी वो वाला आदमी इधर से मार रहा था। इस प्रकार से जैसे गेंद भागती है हॉकी के उस खेल में उसी प्रकार कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अप्रेंटिस जिस प्रकार किसी कार्यालय में वो भागते रहता है, ये काम बताता है वो काम बताता है, वो करते रहता है, उसी प्रकार गेंद भाग रही थी। अब हुआ ऐसा कि संध्या तक यही धूमधाम चलती रही। लोग पसीने से तर हो गए थे, खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी, यानी कि बहुत पसीना पसीना हो चुके थे, बहुत गर्मी हो रही थी उन्हें। अब हुआ यह कि इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकल रहे थे। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा। क्यों देखा? क्षमा करें, कुछ पंक्तियां छूट गई मुझसे। देखिए, खेल अभी बंद हुआ था, खिलाड़ी लोग बैठे हुए दम ले रहे थे। किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता था, कभी पहियों को हाथों से ढकेलता था, तो बोझ अधिक था। गाड़ी फिर खिसक कर नीचे पहुंच आई, यानी कि पहुंच गई, और बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता रहा, यानी कि देख रहा था कोई मदद के लिए है कि नहीं। और बच्चे तो वहाँ पर विश्राम कर रहे थे सभी बैठकर। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडा लेते हुए झूमते झामते वहाँ से निकल पड़े। किसान ने उनकी तरफ देखा, सहमी हुई आंखों से, यानी कि मदद के लिए वो आके पुकार रहे थे, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा था। किसी से मदद मांगने का साहस भी उसको नहीं हुआ, और खिलाड़ी ने भी उसको देखा मगर बंद आंखों से, अर्थात देखा लेकिन उनकी तरफ नज़रअंदाज करके फिर से आगे चले गए वो खिलाड़ी। और हुआ यूँ कि उनमें से सहानुभूति का कोई भी नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था कि जिसके हृदय में दया थी, साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट आई थी। लंगड़ाता हुआ वह धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ गई और वह ठिठक गया। किसान को देखते ही सब बात ज्ञात हुई। हॉकी स्टिक किनारे पर उसने रख दी, कोट उतार डाला, किसान के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? तो क्या होता है देखो, किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा सा आदमी सामने खड़ा है। डर कर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़े देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो।
और मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी तभी गाड़ी ऊपर आ जाएगी। किसान गाड़ी पर आकर बैठता है, पहियों को जोर लगा और युवक मात्र इस पहियों को जोर लगाता है और वह घुटनों तक ज़मीन के अंदर चला गया था, यानी कि उस कीचड़ में चला गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तो हिम्मत के साथ उसने गाड़ी बाहर निकालने की बहुत कोशिश की और इधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, उनकी हिम्मत बन गई और उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर से जोर लगाया और बस गाड़ी नाले के ऊपर आ पहुंची थी। हुआ यूँ कि वे युवक हंसते हुए कहता है कि आप मुझे कुछ इनाम देंगे? तो वह गंभीर भाव से किसान कहता है, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिल जाएगी। वह युवक मात्र उसकी तरफ थोड़ा गौर से देखता है कि इसकी आवाज़ तो कहीं मिलती हुई लगती है इन सुजान सिंह के साथ में, या फिर बूढ़े सुजान सिंह से मिलती हुई लगती है, मिलती जुलती लगती है, चेहरा मोहरा भी उनके जैसा ही लगता है, इसलिए उसे शक हुआ था और तीव्र दृष्टि से उसने देखा, लेकिन वह मुस्कुराकर बोला कि गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। जैसे कि देखो, किसान ने भी उसकी तरफ तीव्र दृष्टि से देखा और किसान मुस्कुराकर बोलता है कि गहरे पानी में बैठने से मोती भी मिलता है। गहरे पानी में बैठना और उसमें उसका मतलब होता है कि गहरे पानी में जाने से। किसान ने कहा था कि बच्चे के सामने कहता है किसान उसकी तरफ तीव्र दृष्टि से देखकर कि गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, अर्थात जिस प्रकार गहरे पानी में ये जो गोताखोर गोता लगाते हैं तब कहीं जाकर समुद्र के उस गहरे पानी से उन्हें मोती मिलता है, तो उसी प्रकार आपको कहीं, और वो उस मोती की कीमत भी बहुत अच्छी होती है या फिर ज़्यादा होती है, तो उसी प्रकार आपको भी मूल्यवान जीवन में बनना है या फिर प्रतिष्ठित बनना है लोगों में, तो पहले बहुत सारी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसका अर्थ यह होता है। तो चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। पूरा दिन काटना पहाड़ हो गया था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आ रहे थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे और न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राजा के कर्मचारी और दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों के समूह रंग बिरंगे सज धज बनाए आ विराजे और उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। राजा के दरबार में सभी प्रकार के उनके लोग आ पहुँचे थे। जो भी दरबार में, जैसे कि उनके राजा के सभी कर्मचारी और ये जो बूढ़ा दीवान, उसके साथ में उसके सभी ये उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए आए थे, और सभी सज धज कर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर वहाँ पे आए थे। और हुआ यह आगे चलकर अगले समय में कि सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इन सब के लिए एक अभिभाषण देते हैं सरदार सुजान सिंह। कहते हैं, मेरे दीवानी की उम्मीदवारी के लिए आए हुए महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ ही साथ आत्मबल हो। हृदय वही होता है जो उदार हो। आत्मबल वही है जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करता है, और उसे ही क्या कहते हैं कि आत्मबल। तो रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिला, और ऐसे गुण वाले संसार में ऐसे गुण वाले लोग संसार में बहुत कम होते हैं, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच ही नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ, उस बच्चे का नाम था जिसने इस बैलगाड़ी हाँकने के लिए इस एक किसान को मदद की थी, वह बच्चा का नाम पंडित जानकीनाथ। रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर मैं रियासत को बधाई देता हूँ। अर्थात पंडित जानकीनाथ का नाम उन्होंने लिया था। रियासत के कर्मचारी रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवारों के दल की आंखें उधर उठी, यानी कि सभी उम्मीदवार उसी बच्चे की तरफ देख रहे थे।
और उन आँखों में सत्कार था, इन आँखों में ईर्ष्या। यानी कि जो दरबार के दूसरे लोग थे, कर्मचारी थे, उनकी आंखों में इनके लिए सत्कार की भावना थी, जबकि जो दूसरे उम्मीदवार बच्चे थे उसके साथ में, तो दूसरे उम्मीदवार बच्चे अपना नंबर इस काम में नहीं लगा, या फिर अपना नंबर इस पद के लिए नहीं लगा, या फिर हम उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए, इसलिए अपने इस साथी पर जल रहे थे मन ही मन में। उसे ईर्ष्या कहते हैं, जलन की भावना। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी किसी गरीब किसान की मदद करता है, या दलदल से उसे निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का निवास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी भी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है, जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया धर्म के मार्ग से वह कभी न हटेगा। तो अंत में सुजान सिंह कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने एक बहुत गरीब किसान की मदद की थी, उसके गाड़ी को धक्का देने के लिए और धक्का मार के उसकी गाड़ी को ऊपर लाया, उसको परेशानी से बाहर निकाला, तो ऐसा आदमी जीवन भर यहाँ राज्य में काम करते समय या फिर करते हुए कोई भी गरीब और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संकट में दिखाई देता है, उनकी यह आदमी मदद कर सकता है। और उसकी यह उदारता, उसका यह परोपकार की भावना और आत्मबल देखकर इस पंडित दीनानाथ को उन्होंने दीवान के पद के लिए योग्य समझा था, और इसलिए उन्होंने उसका नाम लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको संक्षेप में उस कहानी का सार बताया था, फिर हमने इस पाठ्यघटक को पढ़कर उस कहानी को समझ लिया। तो आप फिर से एक बार पढ़िए और उसको सोचिए, जानिए, समझिए। धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया, ओके।